हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार एम्बा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट स्पेशल जीके जीएस का कंटिन्यू कवर कर रहे हैं, तो उसके तहत ही आपका 5वां सेट हो जाएगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप किसी भी एग्जाम्स के लिए अपेयर हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पेशली आमतौर पर हम कह सकते हैं एसएससी जीडी यूपीपी और दिल्ली पुलिस है, पेट का एग्ज़ाम है, तो आमतौर पे इन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, है ना। तो यूपीपी एसएससी जीडी जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए, एंड तक देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रश्नों पर आते हैं हम लोग। प्रश्न है यहाँ आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है। तो आंतरिक व्यापार, ट्रेड सेक्टर, शेयर मार्केट, क्रेडिट, इस तरीके का हम देख रहे हैं। इकोनॉमी के एक दो क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आंतरिक व्यापार आमतौर पे शेयर मार्केट से संबंधित व्यापार हो जाता है, और इसमें जो है, इसमें क्या होता है, शेयर मार्केट में कोई मैनेजमेंट के अंदर का व्यक्ति कुछ जानकारियों को चुराए और उस तरीके से अपना जो है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ब्लैक काम करने का मामला जो है ये इसके अंतर्गत आएगा ना, तो शेयर मार्केट का ही हो जाएगा। ट्रेड सेक्टर, क्रेडिट मार्केट, घुड़दौड़ इत्यादि, ये सब ऐसे ही कुछ आपको एलिमिनेट करने के लिए दिख जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न बनेगा जो आपके अनएक्सपेक्टेड तरीके से रहेगा। फिर उसके उपरांत हम बात कर लेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा है। पंचवर्षीय योजना से प्रश्न कई बार पूछ ले रहा है, तो अच्छा है ना। टोटल जो है हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं 12 ही रही हैं, है ना, 12 रही, और इसकी कहानी 1951 से शुरू हो जाती है और कंटिन्यू चलता जाता है ना। 56, फिर आगे 56 से, और ये चीज़ जो है 3 बार तो कंटिन्यू चलेगी। फिर बीच में हम योजना अवकाश कह लेते हैं, क्योंकि विश्व युद्ध का भारत में जो है चाइना और पाकिस्तान से युद्ध की समस्या रहती है, तो उसके बाद ये चीज़ें 66 से लेकर के इतने तक अवकाश रहता है। तो ये 3 लगातार चल रही हैं। हालांकि ये फेलियर रहा है ना, इसे हम असफल मानेंगे। ये जो होता है आपका पंचवर्षीय योजनाएं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं, सभी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे पूरा टॉपिक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट। पहली पंचवर्षीय योजना 5-5 वर्ष के लिए योजना आयोग, ये पंचवर्षीय योजना आयोग द्वारा शुरू किया गया था, अभी बाद में रिप्लेस किया जाएगा, उसको हम लोग समझते हैं। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने इन चीज़ों को शुरू किया था कि किस तरीके से हमें डेवलप करना, और वास्तव में भारत के अंदर बड़ी समस्या तो थी ही। तो पंचवर्षीय योजना के तहत चीज़ें शुरू हुई, और सबसे पहले उसी में हम देखते हैं बहुत सारे भाखड़ा नांगल बांध, है ना, दामोदर नदी परियोजनाएं, ये सब शुरू किए थे। तो हम कह सकते हैं खेती की ओर पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने ध्यान दिया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इत्यादि भी हम चीज़ों को वही कहीं ना कहीं हम देखते हैं, ठीक है। तो सिंचाई डैम बना था, इसमें जो है भारी उद्योगों में, और दुर्गापुर हो गया, है ना, भारी उद्योग, स्टील इंडस्ट्री, इस पे काम किया गया था। ये जो असफल रहा। योजना आयोग का अवकाश जो है ये पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे जब तीसरे के बाद चौथे में। तो सबसे ज़्यादा सफल 10वां रहा, और इसमें तो टाइम ड्यूरेशन पूछा था, तो सबसे लास्ट में जो हमारा आ जाएगा 2017 तक, ठीक है। तो 5-5 वर्ष का चल रहा था। तो 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक। अब यहाँ से प्रश्न जो है आपको थोड़ा सा परेशान करेगा कि इसको नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया। तो भाई नीति आयोग कब से शुरू हुआ था। तो नीति आयोग शुरू हुआ था 1 जनवरी कब, 2015। 2 साल और अतिरिक्त चलता रहा, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग शुरू हुआ, और अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो सबसे पहले जो नीति आयोग के अध्यक्ष रहे वो कौन रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो अभी भी है, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, और बाकी जो है बाकी नीति आयोग और योजना आयोग जो है या पंचवर्षीय योजना को हम लोग सेपरेट अलग देखेंगे, ज़्यादा मजा आएगा आपको। हाँ, वर्तमान में उपाध्यक्ष पूछ लेगा तो हम याद रखेंगे, सुमन केवेरी जो है वर्तमान में अभी उसके क्या है, उपाध्यक्ष हैं, ठीक। तो ये चीज़ें चलती रही, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछ लेता है कि सबसे सफल कौन सा रहा, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे चौथी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, है ना।
69 से शुरू होकर के फिर हम 64 तक देखते हैं। तो ये चलता रहता है, ये पूरा सीरीज है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो फिलहाल ये इसमें सिर्फ पूछा था 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा है, तो 2012 से लेकर 2017 ये अंतिम था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसको एक बार सेपरेट, जो भी हालांकि कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उस पर हम लोग चर्चा कर ही लिए थे, लेकिन फिर भी एक बार सेपरेट इसको देख लिया जाएगा। एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किसके हाथ में होती हैं? तो देखिए ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर देशों में एकात्मक ही है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ संघात्मक है, तो हम संघ हैं, ठीक है ना। तो जब एकात्मक होता है तो उसमें सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं। हमारे यहाँ क्या है, दोनों के पास है, केंद्र के पास भी और राज्य के पास भी। इस चीज़ को हम देखते हैं तो हम अनुसूची में देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में अगर हम देखें ध्यान से, 7वीं शेड्यूल में अनुसूची में, तो हम ये देखते हैं कि भाई इसमें जो है 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। तो एक होती है संघ और एक राज्य और एक समवर्ती, समझ रहे ना। तो ये सब क्या है, समवर्ती सूची। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम कह लेते हैं शक्तियों का बंटवारा है ना, हम संघीय हैं। तो संघ में हम जानते हैं पहले 97 था, अब 100 हो गया है, ठीक है, 100 विषय। जब संविधान लागू हुआ तो हमारे पास जो है 97 विषय थे, मतलब इसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी, रख रखाव, दुनियादारी सब कुछ उसी का। राज्य 66 से 62, ठीक है, राज्यों के पास 66 विषय थे, वर्तमान में 62 हो गया है, कम हो गया है। और समवर्ती के पास जो है चीज़ें थोड़ी सी बड़ी हैं, है ना, 47 से 52। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी क्या है, शक्तियों का बंटवारा है, जिसे हम क्या कहते हैं, संघीय। हमारे यहाँ संघीय एकात्मक है, तो यहाँ पे केंद्रीय नहीं है, ठीक है। तो एकात्मक सरकार जो है जहाँ होती है वहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार का पावर होता है। स्थानीय सरकार और प्रांतीय सरकार, पंचायत, तो ये देखिए अब जैसे स्थानीय सरकार की बात कर लिया हम, पंचायत हमारे यहाँ तो इसको बाद में जोड़ा भी गया, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है ना। अनुसूची में बात करेंगे तो 11वीं 12वीं अनुसूची में इन चीज़ों को जोड़ा गया है ना, 11वीं में और 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई, ठीक है। 8वीं अनुसूचियाँ थी, 9, 10, 11, 12, 4 अनुसूचियाँ हमारी बढ़ी हैं, है ना। 8वीं अनुसूची बस भाषा तक ही था, उसके बाद 9वीं में, फिर 10वीं, फिर 11वीं, दल बदल 10वीं, है ना। फिर 11वीं में क्या हो जाता है, ये हो जाता है नगर, ये पंचायती राज सीधा आप कह लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हो जाता है नगर पालिका है, इसमें है कि नहीं, नगर पालिका, ठीक है ना। तो इस तरीके से, हालांकि कई बार पूछता है कि भाई पंचायती राज में कितने विषय हैं, मतलब उनके पास भी अपने अधिकार हैं। विषय का मतलब हम कह सकते हैं शासन प्रशासन के संबंध में, उसमें सारी अथॉरिटी। तो 29 विषय इसके पास है 12वीं अनुसूची में। नगर पालिका, जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम कहते हैं नगर पालिका, नगर परिषद जो चीज़ें रहती हैं, उनके अंदर 18 विषय हैं टोटल, ठीक है ना। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति से शुरू की जाती है ना। बलवंत राय मेहता समिति में चीज़ें शुरू होती हैं, और पंचायती राज व्यवस्था आमतौर पर राजस्थान से शुरू कर दिया जाता है ना। तो हमारे यहाँ कैसी सरकार है, हमारे यहाँ संघीय है, ठीक है ना, हम संघ के लोग हैं। उसमें 28 राज्य 29 राज्य जो भी होता है, हमारी पहली अनुच्छेद सीधा या अनुसूची या भाग सब यही कहते हैं कि इतने राज्य और इतने केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, ठीक। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक होना चाहिए, ग्रीक, ठीक है, ग्रीक रोमन, जिसे हम बौद्ध आर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये है। तो मौर्य, शुंग, गांधार, गुप्त। देखिए अब यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया सा पूछा है, हालांकि यहाँ पे वंश दे रखा है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है, गुप्त वंश है। जो गांधार कला शैली है, देखिए गांधार और मथुरा दो चीज़ें रही हैं, गांधार और मथुरा कला शैली दो चीज़ें रही हैं, और ये रहा है कनिष्क के समय अर्थात कुषाण। जब हम पूरा मगध साम्राज्य पढ़ते हैं तो मगध में हम क्या पढ़ते हैं, मगध साम्राज्य में, अब थोड़ा सा इन पे भी हल्का चर्चा कर लेते हैं। मगध साम्राज्य में हम वंशों को पढ़ते हैं तो हम आमतौर पर ट्रिक क्या कह लेते हैं, हसीन, मासुका, सात। तो इसमें जो का वाला है उसके अंतर्गत ये आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। हसीन, मासुका, सात मतलब हर्यंक वंश, ठीक है, हर्यंक वंश। फिर जिसका संस्थापक बिंबिसार है। फिर शिशुनाग वंश, है ना, शिशुनाग, अरे लिख लो यार, ठीक। उसके बाद नंद वंश,
नंद वंश, महापद्मानंद, फिर आता है मौर्य, है ना, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर देता है ना, और फिर क्या कर देता है, मौर्य वंश की स्थापना करता है। फिर शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग आता है और बृहद्रथ की हत्या, मौर्यों का अंतिम बृहद्रथ की हत्या करता है। फिर उसके बाद आता है काकवर्ण, कुजुल कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस, भीम कटफिसेस, कनिष्क, किस तरीके से कनिष्क भविष्य के चलता है। तो कनिष्कों के कनिष्क के समय काल में, अर्थात हम क्या बात कर रहे हैं, कुषाण, तो कुषाण के समय काल में, कनिष्क का जो समय काल रहा, उसमें हम इन चीज़ों को देखते हैं, मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली, और उसमें गौतम बुद्ध की विशेष अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिसे बौद्ध आर्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। बाकी बहुत ज़्यादा प्रश्न, अब ये तो पूरा वंश है, पूरा वंश, सातवाहन वंश, ये देखिए साउथ में है ना, सातवाहनों से भी प्रश्न पूछता है, जैसे गौतमीपुर सतकर्णी से पूछ लेगा, पुलवामी से पूछ लेता है ना, उधर से तो ज़्यादा यही पूछता है कि किसने शीशे के सिक्के चलाए थे, प्रतापी सबसे ज़्यादा, तो इस तरीके से प्रश्न बन जाता है। एन श्री सतकर्णी को पढ़ लेते हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए अभी हम लोग इन सब पे चर्चा नहीं करेंगे, हालांकि ये पूरा वंश है जिसमें हम बात करेंगे कर्ण वंश या काकवर्ण, या हम कुषाण वंश कह लेते हैं ना। तो कुषाण में जो कनिष्क है, कनिष्क का बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है, और भारत में सर्वाधिक सोने के, जो शुद्ध सोने के सिक्के हैं, कुषाणों ने ही चलाए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे, गुप्त वंश में, ठीक है। तो गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो है वो कुषाणों में चलाया गया है। तो अब देखिए, कनिष्क से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और इसने जो है जब गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां इत्यादि बनवाता है, क्योंकि हमें पता है चौथी बौद्ध संगति इसी ने करवाई थी, है ना, चौथी बौद्ध संगति वसुमित्र इत्यादि की अध्यक्षता में इसने कश्मीर के अंदर सबसे पहले, सबसे आखिरी वाला था फिलहाल, इसने क्या कराया था, बौद्ध संगति कराई थी, चौथी वाली। तो वो बहुत ज़्यादा मानता था गौतम बुद्ध जी को, है ना, अनुयायी था, तो इसलिए गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली में ग्रीक रोमन, है ना, इंडो ग्रीक रोमन इस तरीके से आ जाएगा तो याद हो जाएगा। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक रोमन या बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है, तो गांधार, ठीक है। बस इतना, थोड़ा सा कहानी वैसे आधी अधूरी सी ही रह गई है, लेकिन ठीक है, चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी, है ना। कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशी द्वितीय, देखिए सामान्य सा प्रश्न है और बढ़िया प्रश्न है, पूछता है यहाँ से, इससे फ्रेम किया गया कि कौन किसको हराया था, ये वाला प्रश्न एकदम सामान्य सा पूछ लेता है। तो पुलकेशियन द्वितीय, देखिए पल्लव राजा जो चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशियन द्वितीय था, उसने उसका वध किया या किसको हराया था, तो ये वाटपी नहीं वातापी हो जाएगा, वातापी कोंड, ठीक है ना, वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है, किसकी हत्या करके, पुलकेशियन द्वितीय की। कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशियन द्वितीय को हराया था। अब प्रश्न ये पूछ लेता है कि पुलकेशियन द्वितीय किसको हराया था, तो पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर किसको हराया था, हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को, ठीक, हर्षवर्धन को हराया था, है ना। कौन, पुलकेशियन द्वितीय, तो हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय हराता है, पुलकेशियन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम हराता है। क्लियर है ना, यहाँ से प्रश्न बनता है। बाकी जो है हर्षवर्धन के समय जानते ही हैं, हर्षवर्धन के समय हेनसांग भारत में आया था, है ना, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो रहा उसके समय में फाहियान भारत में आया था, जो चाइनीज यात्री था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके समय में कौन आया था, मेगस्थनीज, ठीक है, जो 5 साल तक रहा था। 5 साल का मतलब 304 से लेकर के आ गया 304 से लेकर के 299 तक वो रहा है ना, और 298 में इसकी मृत्यु ही हो जाती है। मृत्यु का, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूँ, आप इधर उधर गड़बड़ ना कर जाएं। तो ये यात्रियों से कई बार प्रश्न पूछता है, और मेगस्थनीज की ही पुस्तक इंडिका थी, है ना, इंडिका, बहुत सारी जानकारियां हम उसमें से देखते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है, तो एक्सरे, आर ए, यहाँ पे कैथोड रे नहीं है, कैथोड रे, एनोड रे सब जो है
ये आवेशित होती हैं और आमतौर पर देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो फोटान के रूप में गमन करती हैं। फोटान के रूप में अर्थात वो उनको संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। और जब माध्यम की आवश्यकता नहीं हो तो निर्वात में भी आसानी से वो गमन कर जाएंगी। जैसे सूर्य का प्रकाश भी हम देख सकते हैं, उसकी किरणें क्या फोटान या विद्युत चुम्बकीय तरंग की भांति व्यवहार करती हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो उसमें एक्सरे हो गई, इंफ्रारेड हो गया, आरए, ये इसके जो है एक्सरे का ही हम कहें तो प्रतिरूप हो जाएंगे। ये सब क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं। जबकि कैथोड किरणें, कैथोड एनोड किरणें, ये जो क्या हो जाएंगी, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होती हैं, वो बिना माध्यम, उन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं है संचरण करने के लिए। तो प्रकाश से कई बार लाइट से प्रश्न बनता है कि प्रकाश कैसी तरंग है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अर्थात वो फोटान के रूप में, उसकी कण जो है फोटान के रूप में आगमन करते हैं। कह रहा कौन सा अच्छा विद्युत चालक है। बहुत सामान्य सा, एकदम से हल्के हल्के प्रश्न पूछ रहा है इसमें से, तो आसान सा ही है। कह रहा कौन सा अच्छा विद्युत चालक है, तो अच्छा विद्युत चालक कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट, हीरा, पीट, लकड़ी का कोयला। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट, कार्बन के 3 अपर रूप हैं, ध्यान से समझिए, है ना। कार्बन के 3 अपर रूप हैं, जिसमें से एक है ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा और तीसरा है फुलरीन। फुलरीन, है ना। 3 अपर रूप शुद्ध कार्बन के आप देख पाएंगे, ठीक है। ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन, जिसमें से ग्रेफाइट, वो जो पेंसिल वाली होती है ना, पेंसिल के अंदर निब, वो होती है ग्रेफाइट, तो वो आवेशित होती है, विद्युत धारा को प्रवाहित करेगी। बाकी हीरा नहीं करेगी, फुलरीन नहीं करेगी। समझ रहे हैं इस बात को, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कार्बन का शुद्ध अपर रूप, ऐसे कई बार कार्बन से, कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई बार पूछ लेता है कि शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। तो जो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या होता है, तो ठोस रूप अगर पूछे तो हम कह देंगे शुष्क जो बर्फ है, वो जो बर्फ होता है, शुष्क बर्फ, वो हमारा हो जाता है शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड ठोस के रूप में। तो शुष्क बर्फ क्या है, ठोस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पाया जाता है। बाकी पिट, हीरा तो हम देख ही लिए, है ना। पिट, पिट क्या है, ये तो कोयले का एक प्रकार है और सबसे हम कहें तो घटिया किस्म का, है ना। सबसे बेहतर जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। कोयले का सबसे अच्छा जो प्रकार होता है एंथ्रेसाइट, है ना। एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पिट। तो सबसे मतलब निम्नतर स्तर की कोयले का जो प्रकार है वो पीट है। एंथ्रेसाइट सबसे बेहतर है। लकड़ी का कोयला इत्यादि से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को हम क्या कहेंगे, तो पेड़ों को जब हम पेड़ों के कतारों के बीच में पेड़ रहेंगे और उसी के बीच में हम फसल उगाएंगे, उसे हम तोंग्या प्रणाली कहते हैं। इसका डायरेक्ट फटाफट पहले डायरेक्ट आंसर देख लिया करिए, बाकी बाद में हम एक्सप्लेन देखा करेंगे, है ना। तो तोंग्या प्रणाली, बाकी सामाजिक वानिकी या कृषि वानिकी तो जो झाड़ी या झाड़ीनुमा जो चीज़ें होती हैं उसमें आ जाएंगे। लेकिन झूम खेती से, फिर से झूम खेती का कई बार पूछ रहा है, तो झूम खेती क्या होती है, स्थानांतरित कृषि। झूम खेती से हम कह सकते हैं वनों इत्यादि को जला लिया जाता है और फिर जब तक उसकी उर्वरता रहती तब तक खेतीबाड़ी होती है और उसके उपरांत फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया जाता है। इससे पिछले सेट में भी प्रश्न बना था, लेकिन वो प्रश्न अलग था। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और आमतौर पे कहाँ, नागालैंड का क्षेत्र, है ना, मणिपुर, असम वाले क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों में हमारे यहाँ झूम खेती की जाती है, जिसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो पेड़ों के बीच में जो कतारों के बीच में होगा वो तोंग्या प्रणाली कृषि का होता है, तोंग्या प्रणाली, ठीक है। संसार की छत, अब सोचिए बच्चों वाला भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बीच बीच में। तो संसार की छत हम किसे कहते हैं, संसार का छत, रूफ ऑफ द वर्ड हम कह लेते हैं छत। ये तो नाट नहीं है, पामीर का पठार, हाँ ठीक है, पामीर पठार हो जाएगा, ठीक है ना। तो पामीर का पठार, ठीक है। तो आपका इस समय हम देखेंगे पामीर का पठार कहाँ पड़ता है। सामान्यतया पामीर का पठार आपको देखने को मिल जाएगा चाइना वाला क्षेत्र जो है, पूरा हिमालय के थोड़ा उत्तर और बढ़ेंगे तो पूरा पामीर का पठार पड़ता है, लद्दाख से लगता हुआ। तो वो दुनिया का छत हम उसे कहते हैं। वैसे उसी के आगे तो मंगोलिया तरफ हम बढ़ जाएंगे तो गोबी का मरुस्थल हमें देखने को मिलता है।
तो सबसे ठंडा मरुस्थल एशिया के अंदर सबसे ठंडा मरुस्थल में से एक है, सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है ना। और एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल यदि पूछ लेगा तो हम क्या कह लेंगे, अरब मरुस्थल, गोबी नहीं, गड़बड़ कर जाएंगे। ठीक है, मरुस्थलों में अगर बात कर लेगा तो सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाता है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है। और ठंडा गर्म कुछ नहीं बोला था, सबसे बड़ा सिर्फ बोला है, तो सबसे बड़ा अंटार्कटिका। ठीक है, और गर्म बोल देगा तब जाके हम आएंगे सहारा, है ना, अफ्रीका का उत्तरी वाला क्षेत्र सहारा मरुस्थल जिसे कहते हैं। ठीक है ना, कालाहारी मरुस्थल इत्यादि भी हम देखते हैं, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है दुनिया में सबसे बड़ा गर्म विकल्प पे देखेंगे, गर्म नहीं बोलेगा, और विकल्प में सहारा है, अंटार्कटिका नहीं तो अंटार्कटिका लगाएंगे, है ना, दक्षिणी ध्रुव पे जो पड़ता है पूरा बर्फ से लदा रहता है, तो सबसे बड़ा वही है। और गर्म में सहारा, विकल्प में कई बार वो नहीं है तो सहारा ही लगा लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आमतौर पे बन जाते हैं, तो संसार का छत यही है। बाकी झील उल में भी पूछ लेता, सबसे ऊंचाई पर झील टिटिकाका झील है ना, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जिसे हम लैटिन अमेरिका कहते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टैटिक से प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर जैसे इंदिरा स्थल तो कुछ नहीं होता है, इंदिरा कॉल होता है और इंदिरा पॉइंट होता है ना, तो एक इंदिरा कॉल है और एक इंदिरा पॉइंट है। तो हम भारत का अगर ओर छोर की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट जो है हमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना, सबसे दक्षिणतम बिंदु। मैप जो है बनाने की आदत हो गई खराब, समझ लीजिए यार। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा, ये यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, और ये होता है इंदिरा कॉल। ठीक है ना, हम शुरू करते हैं मेनलैंड से, आमतौर पर हम देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू कर देते हैं, 37 तक जाते हैं। ठीक है ना, 37 डिग्री 6 मिनट, तो वो जो है वो इंदिरा कॉल है, और ये इंदिरा पॉइंट यहाँ हो जाएगा। कन्याकुमारी मेनलैंड है। फिर उधर पूरब में हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट, तो ये कौन सा हो जाता है, इस वाले हिस्से में। तो हम देखते हैं ना, ये और ये पूरब और पश्चिम के हो जाएंगे, सबसे पूरब और सबसे पश्चिम। ठीक है, तो ये इसके, हालांकि इंदिरा कॉल है विकल्प में, पामीर नाट तो पठार था। तो अब हम बात करेंगे पूर्वी वाला हिस्सा। पूर्वी में क्या उसे हम कहते हैं, किवीथू, और यहाँ पे जो पश्चिम में आ जाएगा इसे हम कहते हैं गहिरमाथा। ठीक है, गहिरमाथा, मोता लिखा होता है या माथा तब भी कोई परेशान नहीं होना है ना, मोता भी है तब भी और माथा भी है तब भी। तो पूर्वी और पश्चिमी ये हम देख पा रहे हैं, इसके क्या हैं, विस्तार हैं, किवीथू, गहिरमाथा, फिर यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कंचनजंगा, तो ये तो हमारे यहाँ की पर्वत चोटी है ना, हमारे यहाँ K2 गार्डविन आइंस्टाइन सबसे ऊंची चोटी 8611, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, जिसे हम नेपाल वाले लोग क्या कहते हैं, जिसे नेपाल वाले लोग क्या कहते हैं, सागर माथा। ठीक है ना, अब हम बात कर रहे हैं जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदी। अब देखिए कुछ तरीके ऐसे प्रश्न आजकल बन रहे हैं आपसे, आपको लगता है बस मुझे फैक्ट रख लेना है और मेरा एग्जाम हो जाएगा। आप इसमें से 1-2 ऐसे प्रश्न देखें जो सीधा फैक्ट से हैं, बाकी जो है, बाकी क्वेश्चन जो है बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को जो डेवलप किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं से इधर उधर से सेंटेंस से लेकर के आया जा रहा है, तो उसे हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि जल निकासी प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिलती हैं, 90 डिग्री पर मिलती हैं, हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं जाली, है ना। मान लीजिए कोई एक नदी, मेन नदी जा रही है और उधर से नदियां जो है कुछ 90 डिग्री पर आकर के मिले, है ना, तो वो क्या कहलाएंगी, वो पूरी जाली कहलाएगी, यानी कि फंगफरी। ठीक है ना, तो ये ऐसा ही सामान्य सा प्रश्न बन जा रहा है इसमें, नदी जालिका जो होती है इसमें। तो फिर से जल निकास प्रतिमान जो सहायक नदियां लंबवत आकर के मिलेंगी 90 डिग्री जो बनाती हैं उसे हम जाली कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहीं समाप्त हो जाता है, और इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश किया गया है ना, लेकिन ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिली होंगी।
मैं उम्मीद करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप करके भी आया हूँ, ठीक है। और ज़्यादा जो है इसमें बातचीत करनी चाहिए जैसे कुछ चीज़ों में, लेकिन फिर भी ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा समय की जो है उसको देखते हुए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, और कंटिन्यू वीडियोज़ आप देखते रहिए, मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ सीखेंगे। सिर्फ कोई फैक्ट या लाइन रट के आप सोच लीजिए कि जीके में जीएस में क्वेश्चन हो जाए तो बड़ी समस्या है ना। उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लेना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखनी होती हैं, ठीक है। तो ये इसका सबसे अच्छा साधन यही है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नोटिफिकेशन बेल को हिट रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।